नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। कचहरी का स्वागत है। आज हम कचहरी का स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं और ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि राजनीति को लंबे समय से प्रभावित करता रहा है और उसने एक बार फिर से सिर उठाया है। मामला है मनुस्मृति का, जिसको कथित तौर पर कोट करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मनुस्मृति महिलाओं की आजादी के खिलाफ है, जिसके बाद राहुल गांधी निशाने पर हैं। मनुस्मृति ऐसा धर्मशास्त्र है जिसको लेकर ऐसा भी दावा किया जाता है कि इसमें महिलाओं को ही नहीं, वंचित समाजों को यानी आज के अनुसूचित जाति तबके को भी दोयम दर्जे का माना गया है। मनुस्मृति के बारे में कितना सच है, कितना झूठ है, इसे लेकर क्या भ्रांतियां ज्यादा है और क्या मनुस्मृति की सही व्याख्या हो पाई है, इन्हीं सवालों को लेकर आज हमने कचहरी लगाई है, जिसमें हमारे साथ विद्वान जुड़ेंगे। जानकारों से हम मनुस्मृति से जुड़े हुए तमाम सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर मनुस्मृति पर बहस की जरूरत आज क्यों पड़ी। Manusmriti says in childhood a female belongs to her father. आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। These words are a shame. एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। 60 साल राज किया नेहरू खानदान के राज में, कितना ग्रोथ किया। स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। मनुस्मृति says, फिर वही मुद्दा, फिर वही बहस, मनुस्मृति says, फिर वही मनुस्मृति। सवाल ये है कि आखिर मनुस्मृति बार बार राजनीतिक बहस के केंद्र में क्यों लौटती है? आखिर क्यों हजारों साल पुराना एक ग्रंथ राजनीति का अस्त्र बना दिया जाता है? जब देश संविधान से चलता है तो फिर मनुस्मृति नाम के धर्मशास्त्र को राजनीति में क्यों घसीट लिया जाता है? इसमें क्या किसी का राजनीतिक हित सजदा है? somebody will say our economy. ये सवाल उठ रहा है राहुल गांधी के मनुस्मृति पर उठाए सवालों के बाद। Manusmriti says in childhood a female belongs to her father. In youth she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. राहुल गांधी पुणे में जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे उनमें ज्यादातर छात्राएं और युवतियां शामिल थी। जाहिर है राहुल ने एक टारगेट ऑडियंस के बीच ये बात की। Talk politics to you, but more. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश की बेटियों को भड़का रहे हैं। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। इस तरह मनुस्मृति के बहाने एक बार फिर से राजनीति गर्म है। असल में प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति को लेकर सबसे बड़ा आरोप ये लगाता रहा है कि इसमें 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की गई है। 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था के बीज बोए गए। ये भी दावा किया जाता रहा है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में महिलाओं और शूद्रों को दोयम दर्जे का माना गया है। आलोचकों का तो ये भी दावा है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में मनुस्मृति महिलाओं और शूद्रों को दोयम मानता है? क्या मनुस्मृति पितृसत्ता की स्थापना की हिमायत करता है? सवाल तो ये भी है कि क्या 12 अध्यायों और लगभग 2500 से ज्यादा श्लोक को समेटे इस ग्रंथ की पूरी व्याख्या हो पाई है? ऐसे ही तमाम सवालों और तमाम जिज्ञासाओं का आज जवाब मिलेगा, क्योंकि आज
कचहरी के स्पेशल एडिशन में हम मनुस्मृति को डिकोड करने जा रहे हैं। These words are a shame. तो देखिए, राजनीति के धर्मशास्त्र में मनुस्मृति का जिक्र फिर आ गया है और उससे एक बार फिर से विवाद की स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, नेताओं के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन कचहरी में हमारा आपसे वादा है कि फाइल डॉक्यूमेंट आपके सामने इस तरह से रखेंगे कि आप हर जिज्ञासा को, हर सवाल को सही जवाब के साथ समझ सकें। लेकिन सही जवाब है क्या, ये बताने के लिए विद्वानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी हैं। आप महामंत्री हैं श्री काशी विद्वत परिषद के। काशी विद्वत परिषद वाराणसी की सबसे प्राचीन धार्मिक अकादमिक संस्था, जिसे सनातन धर्म, वेद, ज्योतिष और शास्त्र संबंधित मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली विद्वानों की समिति भी माना जाता है। तो प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जेएनयू से एसोसिएट प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं और इतिहासकार डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पास आज सवाल बहुत हैं जो पूरे भारत से आए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि वाद विवाद में ना फंस जाएं, संवाद एक जरूर होना चाहिए। प्रोफेसर द्विवेदी, इसीलिए आपके साथ में शुरुआत करूंगी जब संवाद की बात हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि मनुस्मृति महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दे दिया कि आप देश की आधी आबादी को गलत डायरेक्शन मत दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि मनुस्मृति हर बार जब विवाद के केंद्र में आ जाती है, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि हम इस विषय में विद्वान नहीं है, लेकिन आप बताइए कि क्या मनुस्मृति महिलाओं के और वो तबका समाज में जो हाशिए पर है उनके खिलाफ है क्या? दोयम दर्जे का व्यवहार करती है क्या? देखिए, ऐसा है, मनुस्मृति में कहीं इस तरह की बात नहीं। जो नारी स्वातंत्र्यम न अर्हति, इसकी व्याख्या को समझने की आवश्यकता है। जैसे राजा के पास फोर्स रहती है सुरक्षा के लिए, राजा को ससम्मान, राजा को एकांत में नहीं चलना चाहिए। राजा के साथ जब भी कोई जाता है तो उसके सहचर उसके साथ चलते हैं। हमारे यहाँ मनुस्मृति में नारी को कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 3 अध्याय में बात महाराज मनु स्वयं कह रहे हैं। तो नारी की स्वतंत्रता का मतलब वहां स्वतंत्र शब्द जो है उसकी व्याख्या है स्वपरिरक्षण में। नारी को राजरानी माना गया है। यदि वो घर में है तो गृह स्वामिनी कहलाती है, बाहर है तो वो राज्ञी के रूप में कहलाती है, अहम एवं राज्ञी के रूप में वो रहती है। तो उसके परिकर के रूप में, उसके सहायक के रूप में, चूंकि नारी की स्वतंत्रता को लेकर के प्रश्न चिन्ह नहीं है, नारी की अभिरक्षा को लेकर के प्रश्न चिन्ह है। नारी चूंकि समाज की एक ऐसी दृष्टि है, समाज में तमाम प्रकार के दूषित चित्त वाले लोग भी रहते हैं, तो इसलिए नारी के स्वतंत्रता को लेकर नहीं है, नारी के संवर्धन को, नारी के संरक्षण को लेकर के विषय रखा गया है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जब युद्ध की परिस्थिति आती है, वहां भी अर्जुन जो है इसी बात से भयभीत होता है कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो मेरे कुलक्षय होने से वर्ण सांकर संतति ना उत्पन्न हो जाए। तो नारी हमारी सत्ता की परिचायिका है, नारी हमारी मातृशक्ति, हमारा मान बिंदु है, हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। तो जैसे राजा के लिए हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ लोग चलते हैं, तो उसी प्रकार मनु महाराज ने कहा कि पिता रक्षति कौमारे। जो कुमारी अवस्था में मान लीजिए 5-7 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची अगर ऐसे घूमती है तो उसको तो दिक्कत नहीं, उसके मन में कोई विकार नहीं है। लेकिन समाज की जो तथाकथित विकृतियां हैं उस पर उसका प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि वो 2 कुलों की अलंकार है जी। तो उसके लिए कहा गया कि पिता रक्षति कौमारे। और जब उसका विवाह संस्कार संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी अभिरक्षा के लिए उसके पति को कहा जाता है कि वो उनके साथ में रहे, उनके साथ जाए, उनके मान और सम्मान का संवर्धन करे। तो मान और सम्मान के संवर्धन में वहां स्वातंत्र शब्द है। दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी जी ने संस्कृत तो पढ़ा नहीं और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो भारत में जन्म लेने वाले कई पुस्तकों की जो ब्लड होता है उस ब्लड से आता है, एक जन्म के संस्कार से नहीं ये विषय। प्रोफेसर साहब, मैं एक सवाल आपसे पर्सपेक्टिव में पूछना चाहती हूँ। प्रोफेसर द्विवेदी, आपसे मेरा सवाल है, अभी आपने जितनी मनुस्मृति को लेकर व्याख्याओं का कॉन्टेक्स्ट बताया उसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन इसीलिए अगर मैं गलत हूं इन बिंदुओं पर तो आप जरूर बताइएगा,
क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जिन चीज़ों पर विवाद होता है हमने कुछ वो पॉइंटर्स तैयार किए थे। तीसरे अध्याय में बात आती है, जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सूकर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिला जो रजस्वला में हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें बहुत संभाल कर या बहुत निगरानी में रखना चाहिए। मनुस्मृति का 15वां नियम, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय को कोट कर रही हूं। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं और साथ ही होश से काम लेते हैं। जिसके भाई ना हो या जिसके पिता को कोई ना जानता हो, यानी वो लड़की किसकी है ये ना मालूम हो, तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष लड़की के साथ विवाह ना करे। 11वां श्लोक। ये बातें हैं या ये बातें गलत हैं, आपसे पूछ रही हूं। देखिए, इन बातों में इसी बात को लेकर के श्री काशी विद्वत परिषद कुछ इसमें छेपक जरूर श्लोक आए हैं जिन बातों को आप कह रही हैं। तीसरे अध्याय में नारी मनुष्याणाम दूषणम ये विषय आया है, लेकिन इसको हम छेपक मानते हैं। हमारे काशी विद्वत परिषद इसी बात को लेकर के भी चर्चा छेड़ी है कि मनुस्मृति, क्योंकि विलियम जोन्स के द्वारा ये संपादित मनुस्मृति है, इसमें कई जगह कुछ ऐसे श्लोकों का छेपक किया गया है जो नारी को लेकर के और दलितों को लेकर के कुछ विषय ऐसे आए हैं जो संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। हमारे मनु महाराज समाज को एक साथ लेकर के समाज के प्रति संवेदनशील थे। समाज की जीवन दृष्टि, मनुष्य की मानवता की जीवन दृष्टि मनुस्मृति में है। विद्यारंभ से लेकर के जीवन यापन से लेकर के राजधर्म से लेकर के कृषि धर्म से लेकर के और जीवन के मूल्यों को लेकर धति क्षमा दमस्तोयम, ये सारी बातें तो मनुस्मृति में आई हुई हैं। तो आप बताइए कि एक ग्रंथ पूर्व वाले तीसरे अध्याय में कह रहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वही ग्रंथ दूसरे अध्याय में कह रहा नारी तु मनुष्याणाम दूषणम, जो आप विषय कह रही हैं। तो ये दोनों विषय परस्पर विरोधी दिख रहे हैं। इसीलिए काशी विद्वत परिषद ने एक निर्णय लिया है पूरे देश के पूज्य संतों के साथ इसमें संवाद करके कि ये जो विलियम जोन्स के द्वारा संपादित मनुस्मृति है, हमें इसकी मनुस्मृति की समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद नहीं किया है, विलियम जोन्स ने इसका संपादन किया है। संपादन में और अनुवाद में अंतर होता है। तो हमें मूल प्रति चाहिए मनुस्मृति की। अब भारत सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, संस्कृति मंत्रालय से भी हम ये आग्रह करने जा रहे हैं, विद्वत परिषद इस पे पत्राचार करने जा रही है कि हमारी जो विलियम जोन्स ने जो हमारे देश की पांडुलिपियां, हमारी देश के लाइब्रेरियों में जो मूल प्रति थी, उन मूल प्रतियों को उन्होंने कलकत्ता में जब आकर के 1774 माने 1781 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और चीफ जस्टिस बनने के बाद वो सोसाइटी का गठन करके जितनी लाइब्रेरियों में पांडुलिपियां थी उनको सबको ला करके कलकत्ता के विद्वानों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संपोषित थे, उन आचार्यों के द्वारा उसका सहयोग लेके पांडुलिपियों को। ठीक है, गंगा साहेब मीणा जी, मैं अब एसोसिएट प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा जी के पास जाना चाहूंगी। आपने अभी पूरी बात की, प्रोफेसर द्विवेदी ने कैसे क्लियरली पॉइंट वाइज पॉइंट इन सभी विषयों की जानकारी दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मनुस्मृति की ठीक तरीके से व्याख्या नहीं की गई? विलियम जोन्स का उदाहरण उन्होंने दिया। अभी कुछ दिन पहले जब संसद में भी ये विषय आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोट किया और उस पर फिर सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया गया। सुधांशु त्रिवेदी भी सदन में बोले और उन्होंने कहा कि मूल प्रति किसके पास है, मूल प्रति पढ़ के कौन कोट कर रहा है। यहाँ पर व्याख्या क्या ठीक तरीके से नहीं हुई और उसके आधार पर ये विवाद इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य में। गंगा साहेब मीणा जी, देखिए ये बड़ा राजनीतिक विषय हो गया है, अकादमिक विषय होना चाहिए था लेकिन राजनीतिक विषय हो गया है, तो उसके सारे सामाजिक संदर्भों, राजनीतिक संदर्भों के साथ ही बात करनी पड़ेगी। उससे स्वतंत्र बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई संस्कृति विभाग की गोष्ठी होती, कोई शोध पत्र होता तो उस पर अकादमिक दृष्टि से बात होती। अब आज सरकार को मनुस्मृति को डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है, या विपक्ष मनुस्मृति का सहारा लेकर के सरकार की आलोचना क्यों कर रहा है? मनुस्मृति तो ज्यादातर घरों में नहीं पढ़ी जाती या उनके पास प्रतियां भी नहीं है ज्यादातर लोगों के पास में, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुस्मृति से मिलती जुलती है और उसको कुछ लोग डिफेंड करना चाहते हैं, कुछ उसको
वैधता प्रदान करने के लिए मनुस्मृति का सहारा लेते हैं। अब मनुस्मृति में क्षेपक क्या है, मूल क्या है, विलियम जोन्स क्या इंग्लैंड से अपने साथ में कुछ लेकर के आए थे या यहीं के संस्करणों से उन्होंने इकट्ठा किया? मनुस्मृति के बहुत सारे संस्करण, बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन उन टीकाओं में, उन संस्करणों में बहुत सारी बातें समान हैं और निश्चित तौर पर मनुस्मृति आज के दौर के लिए एक अनुपयोगी पुस्तक है। कम से कम सामाजिक संरचना को समझने या सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए वो एक अनुपयोगी पुस्तक है। उसमें आप मान लीजिए कुछ श्लोकों को आप कहेंगे क्षेपक हैं, बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनमें समस्याएं हैं, स्त्रियों के बारे में, शूद्रों के बारे में। वो एक समानता मूलक समाज की बात नहीं करती है। ओमजी उपाध्याय, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा ने अभी बताया कि बहुत से घरों में भारत में ये किताब है भी नहीं, ये अनुपयोगी है, ये उनका कहना था, लेकिन अपने राजनीतिक हित के लिए इसका प्रयोग राजनीतिक बयानों में हो आता है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब विलियम जोन्स का जिक्र बार बार आता है कि उन्होंने अपने तरीके से जिस तरह से इसको संपादित कर दिया, इसने इस विवाद के केंद्र में ये विषय आ जाता है और संसद तक में इस बात को सुधांशु त्रिवेदी ने कोट किया था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बार बार पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल कहाँ है, मूल किसने पढ़ा है, ओरिजिनल किसने पढ़ा है, तो किसके पास है, कहां से जवाब मिलेगा इसका? देखिए, समस्या इस ग्रंथ के साथ यही है, इस पुस्तक के साथ यही है कि इसका मूल उपलब्ध नहीं है, और मूल उपलब्ध नहीं होने से कम 50 संस्करण इसके मिलते हैं हमें। बहुत सारे इंटरपोलेशंस हैं, बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश हैं, इसलिए ऐसे बहुत सारे संदर्भ जो इस तरह की डेरोगेटरी बातें करने वाले हैं, कई सारे विद्वानों ने, मतलब उसमें जॉर्ज बोहलर से लेके पैट्रिक ओलिवेन तक ने बहुत ठीक से काम किया है और उसने स्पष्ट किया है कि ये प्रक्षिप्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं, बहुत बाद के जोड़े गए हैं और मूल का हिस्सा नहीं है। एक तो मूल मिलता नहीं, इसलिए इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एक बड़ा प्रश्न है, कुल्लूक भट्ट की जो टीका, जिसको बहुत फिर भी समादृत किया जाता है, वहां भी आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे श्लोक या बहुत सारे संदर्भ जो उठाए जा रहे हैं कि साहब स्त्रियों को, आप मुझे बताइए, जो ग्रंथ कहता हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर सभी देवता निवास करते हैं, जहां ऐसा नहीं होता वहां पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। या जो ग्रंथ कहता हो कि सोचन्ति जामयो यत्र विरस्यते तत्कुलम, अगर वहां किसी घर में महिलाओं का ठीक से सम्मान नहीं होता तो वहां पर वो कुल नष्ट हो जाता है, उस कुल के नष्ट होने की स्थिति आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज कि पत्नी या घर की महिलाएं अगर संतुष्ट न रहे, वो प्रसन्न न रहे, तो उस घर को समृद्धि नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे संदर्भ आते हैं। जिस ग्रंथ ने धर्म को ठीक से परिभाषित किया, धृते क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए, जिसमें से एक को भी किसी ने पकड़ा तो वो भगवान के तुल्य हो गया, ईश्वर के तुल्य हो गया। उस ग्रंथ में आप देखेंगे तो कई बार ये कंट्राडिक्टरी चीजें दिखेंगी। उस ग्रंथ में कैसे हो सकता है ऐसा? या तो आप इस हिस्से को मानिए या दूसरे हिस्से को मानिए। समस्या सबसे बड़ी यही है कि 50 से अधिक संस्करण हैं, इंटरपोलेशंस बहुत ज्यादा हैं, मूल मिलता नहीं है। इसलिए किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी है, लेकिन हम तो मूल, जब भी हम अकादमिक चर्चा करेंगे तो मूल की बात करेंगे कि जो ग्रंथ स्त्रियों को इतने ऊंचे स्तर पर रखता हो वो उनकी दूसरी। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर उपाध्याय, एक बात बताइए, अगर कोई जिज्ञासु है, आज घर में जितने लोग इस वक्त एनडीटीवी में आपको सुन रहे हैं, उनमें से अगर किसी को ये पुस्तक पढ़ने का मन है, अपने मन के डाउट्स मिटाने का मन है, कहाँ जाना चाहिए उस व्यक्ति को अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए? नहीं, अभी तो सही है कि इस पे रिसर्च बहुत नए सिरे से और ठीक तरीके से जरूरी है कि एक सभी को मिला के 50 से अधिक जो संस्करण है, जब मैं फिर कह रहा हूं, जॉर्ज बोहलर और पैट्रिक ओलिवेन ने काम किया है, लेकिन वो प्योर रिसर्च का काम है। कुल्लूक भट्ट की टीका कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे, चूंकि वो भी 1-1.5 साल बाद, उसके जो मूल प्रति है उसके 1-1.5 साल बाद उस पर काम हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी कमियां आई हैं। इसकी एक समस्या इसके साथ ये बनी हुई है। उसका कारण है कि ब्रिटिश प्रेस ही उस समय भी था। हाँ, ठीक है जी। प्रोफेसर द्विवेदी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा था कि ये जो उल्लुक भट्ट वाली जो ये कुल्लुक भट्ट वाली बात कर रहे हैं, ये भी तो 1804 के बाद जो प्रकाशित है, प्रेस तो ब्रिटिश शासकों का ही था ना।
प्रेस तो हमारा था नहीं, तो इन्होंने उस प्रेस का इनके अधीन होने के कारण इन्होंने अपने ढंग से उन छेपकों को उसमें डाल दिया है। ठीक है प्रोफेसर द्विवेदी, अब मैं अगले पॉइंट पर आना चाहती हूँ। 25 दिसंबर 1927 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कड़कड़ाती ठंड में मनुस्मृति की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया था और उसमें आंच तापने लगे थे। अंबेडकर साहब अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने चार वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर द्विवेदी? हमारा बार बार यही कहना है कि ये जो मनुस्मृति थी जो ज्योतिबा फूले को दी गई थी, वो जो इनके पदारी थे ईसाइयों के, वो ज्योतिबा फूले को यही मनुस्मृति पढ़ाए और उन्होंने उनको भ्रम किया कि देखिए आपके धर्म ग्रंथों में हिंदुओं को बांटने की बातें लिखी गई हैं। तो ज्योतिबा फूले माली समाज से आते थे, वो भी मनुस्मृति को नकारने लगे और गाली देने लगे। फिर वही मनुस्मृति विलियम जोन्स के द्वारा संपादित जो मनुस्मृति है, वही स्मृति बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को दी गई। उन्होंने भी जब उस मनुस्मृति को पढ़ा तो उनके अंदर भी वही चीजें आई और उन्होंने उसको जलाने का काम किया। तो ये जो मूल मनुस्मृति है वो किसी के पास है नहीं। जो विलियम जोन्स के द्वारा संपादित मनुस्मृति है वो जब लोगों को दी जा रही है, तो समाज का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो इस बात को कैसे स्वीकार करेगा? ठीक है प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जी, मेरे पास कुछ और पॉइंटर्स भी हैं जिनको मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरी की पूरी एक विचारधारा है। जब हम देखते हैं कि जेएनयू में तो कितनी बार नारे भी लगे हैं, मनुवाद से आज़ादी, मनुस्मृति को लेकर जो वहाँ पर सब नारेबाजी हुई है, तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आता है और हर विचारधारा अपने हिसाब से इस पर एक स्टैंड लेती है। लेकिन क्या मनुस्मृति को आज की तारीख में जिस तरह से उसके बारे में बात की जाती है कि महिलाओं के खिलाफ है, वंचित समाज के खिलाफ है, क्या मनुस्मृति में इतना भर ही है या उसके अलावा भी बहुत कुछ है शायद जिसे अनदेखा किया गया या जिसकी जानकारी सार्वजनिक मंच पर उस तरह से उपलब्ध नहीं? क्योंकि मैं खुद जब अपनी रिसर्च कर रही थी, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी रीड के मुताबिक आज के म्यांमार और तत्कालीन बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, इंडोनेशिया में धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। इन देशों में इन ग्रंथ को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो इसके अनुसार आचरण करेंगे। इन किताबों में बनाए गए नियमों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों में शामिल किया गया। बाइबल इन इंडिया किताब में लुई जैकोलियाट कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर मिस्र, पर्शिया, रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ये बातें तो कोई बता ही नहीं रहा है, ये बातें तो किसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है ही नहीं। प्रोफेसर मीणा, देखिए इन देशों में नहीं, भारत में भी उसका सम्मान रहा, लेकिन उस समय में सम्मान रहा जब एक पदानुक्रम वाला समाज था। आज हम लोकतंत्र के युग में है। आज मनुस्मृति का अगर हम मान लीजिए आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ना चाहते हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि मनुस्मृति संस्कृत विभागों के लिए या धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वालों के लिए बहुत उपयोगी किताब हो सकती है, लेकिन उसका संसद में पक्ष और विपक्ष जिस तरह से उपयोग करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वो उसको संविधान के बरक्स रख करके उसको वैधता प्रदान करने की कोशिश है। और इसीलिए आप देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति लगाई गई है, जहां पर कि संविधान के अनुसार, संविधान की धाराओं के अनुसार न्याय होना चाहिए, वहां मनु की मूर्ति लगाना यानी आप कौन से विधान को मानना चाहते हैं। और मनु इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं, मनुस्मृति इसलिए प्रासंगिक हो जाती है कि समाज में जो जाति और जेंडर का पदानुक्रम है वो कहीं ना कहीं लोगों को उससे कोरिलेट लगता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि इससे जाति व्यवस्था बनी या ना बनी, लेकिन उसका जन्म जरूर हुआ या कुछ उससे संबंध जरूर है। तो प्रतीकात्मक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी पदानुक्रम है समाज में उनका संबंध मनु से एक व्यवस्था उन्होंने दी। वो व्यवस्था आज से 2000 साल पहले उपयोगी हो सकती है, कुछ तबकों के लिए उपयोगी हो सकती है, कुछ राज्यों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि तब ज्यादातर वंचित तबकों को, स्त्रियों को या शूद्रों को कोई अधिकार ही नहीं थे। तब एक व्यवस्था चलाने के लिए एक नॉर्मेटिक एक ग्रंथ के तौर पर उसका उपयोग हो सकता है।
लेकिन आज उसको सामने खड़े करने का मतलब है कि आप संविधान के सामने एक ग्रंथ खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, भारत ने संविधान को चुना भी है, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर प्रोफेसर मीना भी कर रहे हैं कि संविधान के बरक्स तो आप नहीं ला सकते ना इस तरह से किसी ग्रंथ को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं और जिस समय मैंने अभी अंबेडकर साहब की जो बुक थी उसका भी एक हिस्सा कोट किया, क्या जाति व्यवस्था के बीज मनुस्मृति ने बोए हैं? पहला पॉइंट आपकी नजर में क्या है? और जब हम नारा सुनते हैं मनुवाद से आजादी, क्या ये नारा आज भी देश में लोगों को प्रभावित करता है? मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा की बात नहीं कर रही, मैं मासेस की बात कर रही हूँ। देखिए, एक तो 2684 अगर कुल्लू भट्ट को पकड़ ले तो लगभग 2700-2800 श्लोक है, 2800 श्लोक है। 4-5-6 श्लोकों पे इस तरह की चर्चाएं होती हैं, 8 मान लीजिए मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि पहले तो ये समझना चाहिए किसी को स्मृति ग्रंथ होते क्या थे। स्मृति ग्रंथ उस समय के समाज में डूज एंड डोंट्स, वास्तव में जो संविधान आज कर रहा है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम 2000 साल 2200 साल पहले की जब बात कर रहे हैं, उस समय समाज को एक सही दिशा मिले, समाज सही रास्ते पर चले, उसके लिए एक जिसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसपे कोई भी समाज चलता है। और एक ये सबसे पुरानी स्मृति है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, वेवल स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, देवल स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, ढेर सारी स्मृतियां शताब्दी दर शताब्दी आपको दिखाई देंगी, मिलेंगी। और उसमें समाज सुचारू रूप से कैसे संचालित हो इसकी व्यवस्था की गई। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था को लेकर देखिए, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात आई है, उनके लिए जो ब्राह्मण किसको कहा गया, वहां ब्राह्मण कहा गया अध्ययन, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रह्योम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयति। ये मिलता है कि जो ये 6 कर्म करे, अध्ययन अध्यापन, पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए, यजनम याजनम तथा दान दे और दान ले, ये 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके बताए गए। आगे ये भी कहा गया है कि जो ये नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। ये भी इस तरह के भी बहुत सारे श्लोक मिलते हैं कि अगर शूद्र जिसको हम कह रहे हैं वो भी इन कर्मों को करने लगे तो ब्राह्मण है। एक रिएक्शन मैं इसमें प्रोफेसर मीना का भी ले लेती हूँ। प्रोफेसर साहब, ये पूरी डिस्कशन आपने सुनी, आपने तो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बड़ा क्लियरली कह दिया था कि पुस्तक अनुपयोगी है, उस पर चर्चा भी अगर की जा रही है तो वो जिनको सूट करता है पॉलिटिकली वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर 2026 में भी 2000 साल पहले के ग्रंथ की चर्चाएं आ रही हैं तो कुछ तो रेलेवेंस है जिसकी वजह से वो बार बार आ रहा है। क्यों बार बार ये कॉन्टेक्स्ट खुलकर सामने आ जाता है? रिलेवेंस है ना, ये रिलेवेंस है कि जो एक विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, वो सभी लोग मनुस्मृति को डिफेंड करने लगते हैं, उसको वैधता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जितना कि वो कभी संविधान को इतना वैधता प्रदान नहीं करते। अब कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो नारियों को पूजा नहीं चाहिए, समान अधिकार चाहिए। समान अधिकारों की बात करिए, मनुस्मृति में कहाँ समान अधिकारों की बात की गई है? नारियों के लिए हो या शूद्रों के लिए हो, उन समान अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। आप उस टेक्स्ट को, मैं कह रहा हूं, उस टेक्स्ट को डिफेंड क्यों करें? बार बार इन्होंने ये कहा कि देखिए उसमें ये प्रक्षिप्त अंश हो सकता है, ये प्रक्षिप्त अंश है, इसमें बहुत प्रशंसा की गई है, स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। कुछ बार एक आध उनको भी पढ़ दीजिए जहाँ पे स्त्रियों को दोयम दर्जे की स्थिति में पहुंचाने के लिए श्लोक रचे गए हैं, शूद्रों को दोयम स्थिति में पहुंचाने के लिए श्लोक रचे गए हैं। और लोग क्या करते हैं कि उसको आपस में कोरिलेट करते हैं। इसलिए प्रासंगिक है कि जब कोई उत्पीड़न की घटना घटती है कि भाई एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर निकला और सवर्णों के मोहल्ले से निकला, उसको पीटा गया, इसलिए पीटा गया कि फिर तुरंत उससे कोरिलेट करते हैं कि अच्छा मनु ने कहा कि शूद्र का काम तो सिर्फ सेवा करना है, और ये सभी उसके सभी संस्करणों में है। तो जब शूद्र का काम सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुआ है तो फिर वो उस मनुस्मृति को क्यों मानेंगे? वो कहेंगे कि आज के समाज के लिए हमारे लिए अनुपयोगी है, हम इसको नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, हम भी इसका हम उस पर करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, हम एक समतामूलक समाज के पक्ष में हैं, हम किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते। अच्छा, आपकी नजर में क्या मनुस्मृति में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है? आपकी नजर में माना गया है। बहुत सारे ऐसे श्लोक है उसमें भरे पड़े हैं। ओम जी उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, द्विवेदी जी अगर यहाँ पे हैं तो वो अच्छे से जानते हैं, जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठता को लेकर के, और सभी संस्करणों में श्लोक है। अगर जो कहते हैं ना कि ये प्रक्षिप्त अंश है, बाद में जोड़े गए हैं,
कितने अंश बाद में जोड़े गए, कुछ जोड़े गए होंगे, लेकिन बहुत सारी समानताएं हैं सभी संस्करणों में, तो उसमें सभी में अगर विद्यमान है, इसका मतलब वो चीज मनु के यहाँ पे मनुस्मृति में विद्यमान है, होना चाहिए। चलिए एक लाइन में आप भी इस पर जवाब दे दीजिए डॉक्टर उपाध्याय, क्या ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है? देखिए, ब्राह्मणीय कर्म को जरूर श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है, लेकिन बहुत ठीक तरीके से उनको परिभाषित भी किया गया है कि ब्राह्मण है कौन। ये मैंने बार बार ये सवाल पूछा कि क्या मनुस्मृति की व्याख्या ठीक तरीके से की गई है, नहीं की गई है, लेकिन अपने दर्शकों के बुद्धि और विवेक पर हमें छोड़ते हैं कि जिन विद्वानों को पैनल पर आमंत्रित किया उनके अपने अपने स्टेटमेंट्स, अपने अपने रिमार्क्स थे, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक के आधार पर तय करिए कि आपको इसमें फैसला क्या दिखाई देता है। जज आप हैं। कचहरी में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। इंसान और मशीन की इस रेस में क्या वो मोड़ आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है? सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने दुनिया को अपने रोबोट्स की ताकत का सबसे नया ट्रेलर दिखाया है। वो रोबोट्स का ओलंपिक करवा रहा है, जिसमें चीन के रोबोट्स इंसानों के बनाए कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजिंग का ये रोबोटिक ओलंपिक सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आने वाले कल की दस्तक है? क्या जिस तरह 20वीं सदी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अमेरिका का कब्जा था, चीन 21वीं सदी को रोबोटिक सदी बनाकर दुनिया पर अपनी धाक जमाना चाहता है? क्या चीन ने अपनी तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती वर्कफोर्स का विकल्प खोज लिया है? कभी दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ता ये रोबोट 100 मीटर की रेस सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी की। कहीं प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह गोल करते रोबोट और फिर रोनाल्डो स्टाइल में सेलिब्रेशन। दुनिया की सबसे ऊंची जंप का रिकॉर्ड भी अब रोबोट के नाम हो। इंसान पीछे, रोबोट आगे हो गया। चीन में इसी तरह रोबोट की आर्मी वायरल है। रोबोट्स का ओलंपिक चल रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कई टूट रहे हैं। 400 मीटर रेस का भी रिकॉर्ड बना। बॉक्सिंग हो या फिर टेनिस, मार्शल आर्ट्स हो या फिर टेबल टेनिस, चीन ने दुनिया को बता दिया कि अब रोबोट्स की दुनिया का वो बेताज बादशाह बन चुका है। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ना ही कोई AI जनरेटेड वीडियो है। ये बीजिंग की नई प्रयोगशाला है, जिसने दुनिया को भौचक्का कर दिया। दरअसल बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का मंच सजा है, जहां 16 देशों के 2000 से ज्यादा रोबोट्स 51 मुकाबलों में दम दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ओलंपिक के असली स्टार चीन की कंपनियां हैं। मगर ये रेस, ये ओलंपिक, ये गेम्स और रोबोट्स का ये हाई स्पीड वाला एक्शन। सवाल है, बीजिंग का असली विजन क्या है? आखिर चीन इतनी तेजी से ह्यूमनॉइड रोबोट्स को विकसित करके दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? असल कहानी खेल के मैदान में नहीं, बल्कि काम की दुनिया में लिखी जा रही है। आंकड़े गवाही देते हैं कि चीन ने रोबोटिक्स के ग्लोबल मार्केट पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज दुनिया भर में मौजूद कुल ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से करीब 85% अकेले चीन में बने हैं। सिर्फ पिछले एक साल में चीन ने करीब 14,500 रोबोट्स की डिलीवरी की है और अनुमान है कि यह संख्या जल्द ही लाखों में पहुंचने वाली है। लेकिन क्या रोबोट्स के इस तूफानी उभार के पीछे छिपा है चीन का सबसे बड़ा पॉपुलेशन संकट, यानी उसकी बूढ़ी होती आबादी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की 23% आबादी 60 साल की उम्र पार कर चुकी है। 2035 तक चीन में बुजुर्गों की संख्या 40 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी, जो अमेरिका और इटली की कुल मिलाकर आबादी से भी ज्यादा है। लगातार चौथे साल चीन की कुल आबादी में भारी गिरावट आई है। जन्म दर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है और मौतें बढ़ रही हैं। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि चीन अब इंसान से ज्यादा रोबोट्स पर दाम लगा रहा है, या फिर बात कुछ और है? जानकार मानते हैं कि चीन ने अपने पड़ोस में जापान का हश्र देखा है। जापान अपनी बूढ़ी होती आबादी की वजह से भीषण वर्कफोर्स क्राइसिस झेल रहा है। उसके पास फैक्ट्रियों, गोदामों
और सर्विस सेक्टर्स में काम करने के लिए युवा हाथ बेहद कम बचे हैं। चीन यही गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए उसने वक्त रहते इंसान के विकल्प के तौर पर रोबोट्स की फौज तैयार करना शुरू कर दिया है। कि चीन जो है अगर इस एज में जो एआई का एज है उसमें जो है ऑटोमेटेड इंडस्ट्री की तरफ जो है एक तरह से आप जो है रुझान बढ़ा है, लेकिन ऑटोमेटेड जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। उसको आप उसमें जो है एक हर प्रोडक्ट के लिए जो है एक स्पेशल टेलर मेड जो है आप ऑटोमेटेड इंडस्ट्री का एक निर्माण करते हैं। वहीं अगर आप जो है ह्यूमनाइड जो रोबोट है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एआई से खुद से जो है वो सीख करके वो जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तुरंत ही अपने को दक्ष कर लेता है। तो एआई जो आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्री आई थी उसकी जो लागत को कम करने के लिए भी एक दिशा में एक पहल है कि जो ह्यूमनाइड रोबोट है वो एक अच्छा सा निवेश है। और इसी सोच का नतीजा है चीन की डार्क फैक्ट्रीज, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स जहां ना रोशनी की जरूरत है, ना पंखे की, ना ब्रेक की और ना ही इंसानी कर्मचारियों की। यहाँ रोबोटिक मशीनें 24 घंटे बिना थके, बिना किसी गलती लगातार काम कर रही हैं। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में 98% तक काम अब मशीनों के हवाले है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट, हर जगह रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं। गुआंगशी के सीमावर्ती इलाकों में वॉकर S2 जैसे रोबोट्स तैनात किए जा रहे हैं जो अपनी डेड बैटरी खुद बदलकर 24 घंटे बिना रुके ड्यूटी दे सकते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए अब चीन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआई और इंसान जैसे रोबोट्स वाकई में असली इंसानों को रिप्लेस कर देंगे या करना शुरू कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह एआई ने ले ली है। मुझे नौकरी से निकाले हुए 2-3 महीने हो गए हैं और मैंने ना तो कोई रिज्यूमे जमा किया है और ना ही कोई नौकरी की तलाश में बाहर निकला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं रिज्यूमे जमा भी करूं और नौकरी की तलाश करूं तो भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। 40 साल के प्रोग्रामर में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए मैंने कुछ समय का ब्रेक लेने और ये सोचने का फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं किसी और तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। चीन में ये दर्द कई लोगों का है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इस अंधी दौड़ में चीन की पारंपरिक असेंबली लाइनों और लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले करोड़ों इंसानों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। युवा बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर पुरुषों के लिए 63 और महिलाओं के लिए 58 साल करनी पड़ी है। So I think the government is still studying the impact, the actual impact, because it's still unfolding. I think this year we are seeing more stories of the impact on the labor market. I think it's still trying to evaluate the pros and cons of letting the AI develop. But I think overall this is something that you really can't do too much out from the standpoint of a government. इंसान की गिरती जन्म दर और रोबोट्स की बढ़ती ताकत के बीच चीन का ये दांव क्या उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएगा या फिर इंसानों को काम से बेदखल कर एक नया सामाजिक संकट खड़ा कर देगा। सवाल बड़ा है और इसका जवाब बीजिंग की इन प्रयोगशालाओं से निकलकर पूरी दुनिया के भविष्य को तय करने वाला है।